हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। तो जैसा कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट किया था कि हम डिस्कस करेंगे कि CRVI के पेपर यानी कि CR के पेपर के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे इट विल बी रियली गोइंग टू फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, बिकॉज बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी ओनली आई गॉट एग्जामिशन इन CR पेपर। तो दोस्तों बस आपको स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो करनी है और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि CR में दो पार्ट डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी फॉर 50-50 मार्क्स ईच। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको 13 चैप्टर है पार्ट ए में एंड पार्ट बी में 13 + 1 14 चैप्टर्स हैं। मतलब 1 चैप्टर है PPIRP के बारे में, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का। तो टोटल 14 चैप्टर, दोनों का वेटेज देखा जाए सिमिलर है, चैप्टर के कंटेंट भी सिमिलर ही हैं। तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं है कि मतलब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए या उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, दोनों को ही हमें इक्वल प्रायोरिटी देनी है। तो मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि ये बहुत से लोगों का मिथ होता है कि हम अगर इंसॉल्वेंसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ट्रस्ट कीजिए, CR का पेपर इन कंपैरिजन टू इंसॉल्वेंसी CR ज़्यादा स्कोरिंग है और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए मतलब हमें दोनों को इक्वल वेटेज दे के चलना है और इक्वली दोनों पे ही फोकस करना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पेपर के लिए क्या होंगे, अभी मैं सिर्फ CR के बारे में बात कर रहा हूँ, IBC की बात मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि चूज़ वन बुक ओनली, मॉड्यूल और फैकल्टी नोट्स एंड स्टिक टू इट। तो कई बार क्या होता है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मल्टीपल बुक्स से रीडिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो रहता है, क्योंकि वो चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाते अच्छे से, क्योंकि वो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग कंटेंट रेफ़र करते हैं। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और रिटेन करने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप एक बुक पर स्टिक रहिए, चाहे आप मॉड्यूल से कर रहे हैं या फिर किसी फैकल्टी के रेगुलर नोट से कर रहे हैं, आपको सिर्फ उसी बुक पर फोकस करना है। हाँ, ये बात अलग है कि सपोज़ अगर आपको कोई टॉपिक किसी बुक से समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं दूसरी बुक, अदरवाइज़ आप एक ही बुक पे फोकस कीजिए और उसी को अच्छे से ख़त्म कीजिए। मतलब पढ़ना एक अलग चीज़ है और अच्छे से पढ़ना एक अलग चीज़ है। तो एक बुक पर फोकस रखना हमें, चाहे वो मॉड्यूल हो या किसी भी फैकल्टी के रेगुलर नोट्स हों, आप सिर्फ उस पे ही स्टिक रहिए और उसको ही अच्छे से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड है डोंट लेफ्ट एनी चैप्टर, यू कैन प्रायोरिटाइज द सीरीज़। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप ये चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं या फिर ये चैप्टर करके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कम इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं और जिनके अटैम्प्ट लगे होंगे उनको भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ICSI इन टर्म्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन कितना अनप्रिडिक्टेबल है। तो किसी भी मतलब एकदम ठंडे से टॉपिक से भी वो इतने मार्क्स का पेपर बना सकता है, क्योंकि उनको जो रिज़ल्ट लाना होता है वो लिमिटेड परसेंटेज पे लाना होता है। तो हमेशा उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो स्टूडेंट छोड़ के जाने की सोचते हैं। तो इसीलिए हमें कोई स्कोप ही नहीं रखना गलती का, हमें सारे चैप्टर्स को अच्छे से ख़त्म करके जाना है। कोई भी स्कोप नहीं रखना है कि मतलब कोई भी चैप्टर हमें छोड़ना ही नहीं है सारे। हाँ, आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं क्योंकि आप भी पास्ट ईयर के पेपर्स देखते ही होंगे, ज़रूर उनका एनालिसिस करते होंगे, तो उस बेसिस पे आप अपनी स्टडी को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, इंस्टेड ऑफ कि इसको बिल्कुल ही छोड़ के जाना है। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि प्रोफेशनल एग्ज़ाम में बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। तो इसीलिए सारे चैप्टर को आपको करना है। आप अपनी स्टडी को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चैप्टर कि कौन सा चैप्टर पहले करना है और कितनी बार उसका रिवीजन करना है और कितनी बार उसको पढ़ना है। तो कोई भी चैप्टर आप छोड़ के नहीं जाएंगे। रीड थरली द स्मॉल चैप्टर्स कंटेंट वाइज। अभी क्या होता है कि CR के पेपर में लोग मर्जर अमालगमेशन, टेक ओवर, ये वाले चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम इस पर एम्फेसाइज करते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इससे बहुत ही कम नंबर का पूछते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि इंस्टीट्यूट को पता है कि सारे स्टूडेंट्स यही करेंगे, ज़्यादा फोकस इन्हीं चैप्टर्स में देंगे, इसलिए वो जो छोटे चैप्टर्स हैं जैसे कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर हो गया आपका, और अकाउंटिंग वाला है, स्टैम्प ड्यूटी वाला है, ये सारे चैप्टर्स, डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर है, तो उस पर कम फोकस होता है स्टूडेंट्स का। तो इसीलिए कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है और जो छोटे वाले चैप्टर हैं जो मतलब जिन पे कंटेंट कम है उन पे आपको अच्छे से फोकस करना है। मर्जर और अमालगमेशन तो बेस है ही इस पूरी बुक का, तो आपको वो तो करना ही है, लेकिन
बहुत ज़्यादा ये नहीं होना कि आप डीप डाउन उसी में घुस जाएं और बाकी चैप्टर्स को आप स्किप कर दें। आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से करने हैं और जो इस छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उन पे आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि उसमें से ही ज़्यादातर एग्ज़ाम बनता है अगर आप पास्ट ईयर का ट्रेंड भी देखेंगे तो। लेकिन फिर वही है कि मतलब इंस्टीट्यूट है, अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए आप मतलब बड़े टॉपिक्स को भी छोड़ नहीं सकते, तो आपको कवर दोनों ही करने हैं। बेसिकली इस पॉइंट में मैं ये कहना चाहता था कि आप छोटे वाले चैप्टर्स को स्किप मत कीजिएगा, आपको उन पे भी इक्वल फोकस करना है। फिर है फोर्थ पॉइंट है, डोंट स्किप वैल्यूएशन एज इट इज़ स्कोरिंग चैप्टर। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के माइंडसेट में ये रहता है कि उनको वैल्यूएशन का चैप्टर स्किप करना है कि एक ही क्वेश्चन तो है 5 मार्क्स का आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कई बार 10 नंबर का 15 नंबर का भी वैल्यूएशन आ जाता है। और ट्रस्ट में गाइस, वैल्यूएशन इतना ईजी चैप्टर है ना कि उसका जो न्यूमेरिकल है बहुत ही ईजी है। मतलब पास्ट ईयर के अगर आप पेपर भी चेक करोगे, सिर्फ आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ही 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, जो न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर आप 5 नंबर का ये पहले से ही सोच के जाते हो कि आपको छोड़ना है, तो आपका पेपर ही 95 मार्क्स का बचा। अब आपको 95 मार्क्स में से ही पासिंग मार्क्स भी लाने हैं प्लस 50% भी लाने हैं, तभी आपका ग्रुप में एग्रीगेट बन पाएगा। तो इसीलिए वैल्यूएशन के चैप्टर भी मत छोड़ना, क्योंकि अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, आप आराम से कवर कर सकते हो। और न्यूमेरिकल पार्ट के लिए पास्ट ईयर के पेपर्स आराम से सॉल्व कीजिए और लगभग 90% चांसेस यही रहता है कि क्वेश्चन उसमें से बन जाता है। तो छोड़ने से तो बहुत ही बेटर है कि आप मतलब वैल्यूएशन को अच्छे से करके जाओ और न्यूमेरिकल वाले पार्ट को भी अच्छे से करके जाओ, क्योंकि ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा एग्ज़ाम में। क्योंकि आप जहाँ आपका माइंडसेट ये है कि 95 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना है, वहाँ आपको ये पता रहेगा कि आपने वैल्यूएशन भी पढ़ा है, तो आपको 100 नंबर का पूरा पेपर आप अटैम्प्ट कर सकते हो। और ट्रस्ट में गाइस कि मतलब अगर एग्ज़ाम में पास होना है तो 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना एक नेसेसिटी ही बन जाता है एक तरीके से। तो आपको वैल्यूएशन का चैप्टर भी छोड़ के नहीं जाना है। सिर्फ कोई बहुत लोग मैंने सुना है कि बोलते हैं कि यार इतना लेंथी चैप्टर है, 5 नंबर के लिए क्यों पढ़ें। वो 5 नंबर ही आपका एग्रीगेट बनाने में डिफ़ाइन करता है, या तो एग्रीगेट बनता है या तो नहीं बनता है, सिर्फ उस 5 नंबर की वजह से। तो आपको वो अच्छे से करके जाना है। फिर उसका रेफर द गाइडलाइन आंसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चर योर आंसर राइटिंग अकॉर्डिंगली। तो आपको जो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस आंसर, इंस्टीट्यूट इतनी फैसिलिटी अवेलेबल करा रही है स्टूडेंट्स को कि वो गाइडलाइंस आंसर देती है हर अटैम्प्ट के, आपको उस गाइडलाइंस आंसर को अच्छे से मतलब देखना है और समझना है कि इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करती है एक स्टूडेंट से, वो अपना आंसर राइटिंग कैसे करें, मतलब किस हिसाब से वो लिखें। तो आपको गाइडलाइंस आंसर को ज़रूर रेफ़र करके जाना है। कम से कम 5 साल के पेपर आपको देख के जाने हैं, कि 5 साल के मतलब 5 अटैम्प्ट के, प्रीवियस 5 अटैम्प्ट्स के पेपर आपको मतलब ज़रूर ही देख के जाने हैं। इनकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है कि इंस्टीट्यूट आपसे कैसे आंसर राइटिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि सिलेबस लोगों का अच्छे से कवर हो जाता है, सब कुछ रिवीजन भी अच्छे से हो जाती है, लेकिन एग्ज़ाम में उनको ये नहीं पता होता कि लिखना कैसे है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी और ये हम समझ सकते हैं गाइडलाइंस आंसर से ही, क्योंकि मैंने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। तो सिर्फ उसके वजह से ही मेरी एग्जाम्शन आ पाई थी इसमें। तो इसीलिए गाइस गाइडलाइंस आंसर को ज़रूर रेफ़र करना और अच्छे से रेफ़र करना, मतलब कम से कम 5 पास्ट ईयर के पेपर्स आपको ज़रूर देख के जाने हैं। फिर उसका डू राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अगर आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन में लिखने बैठोगे तो आपका 3 घंटे में पेपर पूरा होना बहुत ही टफ हो जाता है। तो इसलिए आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके चलनी है। अभी से ही आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे मतलब काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम है आपके पास। राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से करिए, और राइटिंग प्रैक्टिस मैं तो ये कहूँगा आप करिए गाइडलाइंस आंसर से। उससे ये रहेगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी, साथ में आपका कंटेंट का रिवीजन भी होता रहेगा। ये वाला 7th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीप ऑन रिवाइजिंग द मैक्सिमम रिवीजन गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि मैंने मतलब इतनी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करी थी, जिसका बेनिफिट मुझे बहुत हुआ। मतलब मेरे कॉन्फिडेंस लेवल पे मेरे को ये था कि क्या क्वेश्चन पूछेगा मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैंने सारा मतलब सिलेबस कवर किया हुआ है और अच्छे से रिवीजन की हुई है। वो अलग बात है कि एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आते ही आते हैं, तो उनसे हमें मतलब घबराना नहीं है, उनको हमें एंड में टैकल करना है। तो इसीलिए मल्टीपल रिवीजन कीजिए गाइस। ट्रस्ट में ये आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे जाएगा। जहाँ आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे गया, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। 8th पॉइंट है, अगर टाइम बचता है तो आपको स्कैनर एक बार बस ऊपर ऊपर से देख के जाना है, क्योंकि आपने गाइडलाइंस आंसर ऑलरेडी रेफ़र कर लिए हैं। तो आपको स्कैनर का ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत इन डेप्थ करना है। हाँ, एक बार ऊपर ऊपर से ज़रूर देख लेना, और सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखना है जो आपके लिए नए से हों।
मतलब जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है, फिर गाइडलाइंस आंसर में देख रखा है या फिर मॉड्यूल में देख रखा है, तो आपको उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है। सिर्फ आपको उन क्वेश्चंस को पकड़ना है जो थोड़े अलग हैं और या थोड़े नए हैं, जो आपने मतलब आपको मॉड्यूल से ना समझ में आए हो या फिर आपको लग रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स आए थे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, तो आपको उन क्वेश्चंस को देखना है अगर टाइम अलाउ करता है तो। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट। अभी प्रीवियस अटेम्प्ट की दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, अमेंडमेंट्स में से इतने भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्पेशली इन सेकंड ग्रुप डीडी के पेपर में और सीआर के पेपर में। तो अमेंडमेंट आपको अच्छे से करके जानी है, अमेंडमेंट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अमेंडमेंट में से बहुत स्कोप होता है एग्ज़ाम पूछने का, तो इसलिए आपको अमेंडमेंट करनी है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं सीआर पेपर के लिए। अगर आप इन 9 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो कर लोगे और स्टिक रहना इस पे, ये नहीं कि आप आज ये देख रहे हो कल कुछ और देखो। एक बार अगर आपने मन बना लिया कि आपको एक बुक से पढ़ना है तो आप उसी बुक से ही पढ़िए और उसी बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितना आप मतलब सेम कंटेंट पढ़ेंगे उतनी जल्दी आपका रिवीजन भी होगा और उतना ही इफेक्टिव रिवीजन होगा, प्लस आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा पूरा। तो ये 9 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे गाइस तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि मैंने सिर्फ इन 9 पॉइंट्स पे ही फोकस किया था और एग्जामिनेशन स्कोर करा था सीआर में। तो प्लीज़ कंसिडर दीज 9 पॉइंट्स, इट इज़ रियली गोइंग टू फ्रूटफुल फॉर यू। तो अब आईबीसी की बात करते हैं। मोर और लेस आईबीसी में भी सेम पॉइंट्स हैं, बट फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आईबीसी के लिए हमें सबसे पहले बुक का सेम पॉइंट है, एक बुक पे ही फोकस करना, चाहे वो किसी भी फैकल्टी के नोट्स हो या मॉड्यूल से कर रहे हैं आप। तो फिर कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है इसमें भी। सेपरेट चैप्टर्स नीड्स टू बी कवर्ड थरली। सेपरेट चैप्टर्स का मतलब ये है, अब जैसे कि CIRP का पूरा प्रोसेस है, 14, 15, 16, 17, 18 चैप्टर सारे CIRP से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस पर आप मतलब फोकस करना है उस पर भी, क्योंकि हमारा मतलब पहला एम तो यही है कि हमें कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। लेकिन जो सेपरेट चैप्टर्स हैं जैसे कि DRT RFC हो गया आपका, और वाइंडिंग अप हो गया, लिक्विडेशन वाला हो गया, तो उन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसमें से सेपरेट क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बाकी मैंने जैसा बोला था आपको कि फोकस हर चैप्टर पे करना है, लेकिन आप अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। क्योंकि आप ऑब्वियसली पास्ट ईयर के पेपर्स का जब एनालिसिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे स्टैंड कर रही है। फिर उसके बाद गाइडलाइंस आंसर वाला सेम पॉइंट है, आपको गाइडलाइंस आंसर देखने कम से कम 5 अटेम्प्ट्स के प्रीवियस। राइटिंग प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम्स करना है, क्योंकि रिवीजन जब आप पहली बार करोगे तो आपको टाइम लगेगा, सेकंड बार में आपको कम टाइम लगेगा, थर्ड बार में बिल्कुल कम टाइम लगेगा, और फोर्थ बार में तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ टिप्स पे है। तो बस उसी पे फोकस करना है आपको। स्कैनर वाला पॉइंट भी सेम रहेगा कि अगर आपके पास टाइम अलाउ करता है तो आपको सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस चेक करने हैं, उसमें से सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ने हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा उसको लिख के देखना है या फिर कुछ भी, क्योंकि एट द एंड आपको करना पड़ेगा। मतलब जब आपके पास टाइम कम रहेगा तो आपको एक बार ये बस ऊपर ऊपर से देख के जाना और सिर्फ उन क्वेश्चंस पे फोकस करना जो आउट ऑफ द बॉक्स वाले थे। फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स ज़रूर करके जाना, क्योंकि आईबीसी में अमेंडमेंट्स होती हैं। और आईबीसी के लिए एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूँगा कि जो पॉइंट मतलब न्यूमेरिकल्स टाइप, मतलब न्यूमेरिकल जैसे कि टाइम लाइन्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना। जहाँ टाइम लाइन आ जाए उस पॉइंट पे आप एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाना कि उसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टाइमलाइन और परसेंटेज वाला कि कितने परसेंटेज मतलब वोटिंग होगी, तो ऐसा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का ये, तो उस हिसाब से मतलब जहाँ पर परसेंटेज और टाइमलाइन का खेल आ जाए वहाँ पर आप समझ जाना आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये भी 8 पॉइंट्स थे आईबीसी के लिए। और आईबीसी का पेपर थोड़ा ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड बनते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस। और एप्लीकेशन बेस्ड में भी इंस्टीट्यूट क्या करता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो एक्सेप्शन से कवर करता है, क्योंकि मेन कंटेंट तो आप पढ़ के जाते हो लेकिन जो उसकी एक्सेप्शंस होती हैं उस पर फोकस कम होता है और इंस्टीट्यूट वहीं खेलता है। तो हमें इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करता है उससे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। और ये चीज़ हम फोकस कैसे कर पाएंगे, जब हम गाइडलाइंस आंसर पढ़ेंगे और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। रिवीजन याद रखना दोस्तों बहुत बड़ी की है एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए। तो रिवीजन जितनी मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हो करो। आपको स्टार्टिंग में ये लगेगा कि एक रिवीजन में बहुत टाइम लग गया, लेकिन ट्रस्ट में सेकंड रिवीजन में आपको उससे कम टाइम लगेगा, थर्ड रिवीजन में आपको उससे कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सिर्फ हेडिंग देखनी होगी। थर्ड रिवीजन फोर्थ रिवीजन में आपको अपने आप पता रहेगा कि कंटेंट क्या है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मॉड्यूल से पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है मैं बताता हूँ।
क्योंकि आप ये एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम्स अलग हैं, प्रोफेशनल के अलग हैं। प्रोफेशनल में इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इन डिटेल्ड कंटेंट लिखें। सिर्फ ऊपर ऊपर से लिख के आओगे तो इंस्टीट्यूट आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा, 5 में से 1-2 मैक्सिमम बस। लेकिन जब आप इन डिटेल कंटेंट लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स काट नहीं पाएगा। ऑब्वियसली 5 में से 5 तो बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम मार्क्स आपको 3-4 करके मिलेंगे। लेकिन आपको डिटेल कंटेंट आप तभी लिख पाओगे जब आपने मॉड्यूल या फिर रेगुलर नोट्स किसी फैकल्टी के नोट्स से पढ़े होंगे। अगर आप शॉर्ट नोट्स से प्रिपरेशन करेंगे या फिर चार्ट नोट्स से प्रिपरेशन करेंगे तो आप इन डिटेल कंटेंट लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मॉड्यूल पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर रेगुलर नोट्स। तो ये थी स्ट्रेटेजी कि सीआर और आईबीसी के पेपर को कैसे टैकल करना है, मतलब उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।